हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखा था। आज उसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, जिससे हमें सभी न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं आपको आपकी प्रदीप के ही क्वेश्चंस करवाऊंगी बेटा। आपको सॉल्व और अनसॉल्व दोनों ही प्रैक्टिस में करने हैं। प्लीज जरा ध्यान से इन क्वेश्चंस को करते हुए देखिएगा। बेटा मैंने आपकी प्रदीप एप्लीकेशंस की बुक ली है। मैं आपको सॉल्व क्वेश्चंस करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूं बेटा पेज नंबर 1/70 का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यही करवाऊंगी मैं आपको, पेज नंबर 1/70 का। ठीक है, पेज नंबर है 1/70। ठीक है, और टॉपिक हमारा है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट करना। बेटा मैं यहां पर फर्स्ट सैंपल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ रही हूं। An inorganic salt gave the following percentage composition। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसके अंदर, या का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं और उनकी उस सॉल्ट में परसेंटेज क्या रहेगी। ये परसेंटेज है बेटा, यानी कि ये एलिमेंट वहां प्रेजेंट है और इस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, परसेंटेज में प्रेजेंट है। ऐसे ही यहां पर एक और एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसकी परसेंटेज है 30.38। ठीक है बेटा, तो हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। ये जो भी सॉल्ट है हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम अपना वही चार्ट बनाते हैं। सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर बेटा एलिमेंट लिखेंगे। आप इसको किसी तरीके से भी कर सकते हो। फिर बेटा हम इसके बाद जो अभी सीक्वेंस है वो लिखेंगे, यानी कि परसेंटेज लिखेंगे। फिर बेटा इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास छोटे छोटे बना लेते हैं ताकि आसानी से हमारी कॉपी में, हमारी नोटबुक में आ जाए। एटॉमिक मास के बाद मैंने आपको बताया था बेटा रेशियो लिखेंगे। रेशियो क्या था बेटा, रेशियो मतलब मोल्स निकालने हैं आपको, परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास, जिसे हम मोलर रेशियो बोलते हैं। फिर बेटा सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, होल नंबर रेशियो। तो ये हमने एक, यू लगा लीजिए, आपका एक फ्लो चार्ट और एक कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल जैसा बना दिया। दिस इज जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वेशन टेबल, जो हमें आसानी से सारी चीजें कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट थे। सीरियल नंबर 1 पर कौन सा एलिमेंट था, सोडियम। सीरियल नंबर 2 पर कौन सा एलिमेंट है, सल्फर। सीरियल नंबर 3 पर कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है कि जो भी सॉल्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर इनकी परसेंटेज क्या है। तो बेटा सोडियम की परसेंटेज है 29.11, सल्फर की परसेंटेज है 40.51 और बेटा ऑक्सीजन की परसेंटेज है 30.38। एटॉमिक मासेस, सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। मैंने आपको रेशियो निकालना बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि वेट अपॉन, यानी कि मास, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, आउट ऑफ 100 ये वेट ही होता है। तो अपॉन में मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास हम लेंगे, तो हमने क्या लिया है 29.11 डिवाइडेड बाई 23। तो जो रेशियो आएगा बेटा वो आएगा 1.266। ठीक है, ऐसे ही 40.51 डिवाइडेड बाई 32, तो ये भी बेटा 1.266 के नियर अबाउट ही आएगा। फिर बेटा 30.38 डिवाइडेड बाई 16, ये रेशियो बेटा हमारा जो है 2 टाइम्स आ जाएगा, 1.897। फिर मैंने आपको सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में एक और बात बताई थी कि यहां जो n की वैल्यू है, जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है, उससे सबको डिवाइड कर देंगे। 1.266 से ही डिवाइड हुआ, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू ही यही है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 1.266 हमारा 1.266 से ही डिवाइड हुआ, तो आंसर कितना आ गया 1.897 1.266 से डिवाइड हुआ। तो बेटा अब इसको डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर है वो लगभग 1.5 आ रहा था।
अब देखिए इसको बदलना किसमें है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। थोड़ा सा यहां पर आप ट्रिकी कर सकते हो। यहां पर मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो इनको किसी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, या फिर अगर आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो तो राउंड ऑफ करो। मैं इनको किसी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। मेरा 1 के बाद दूसरा इंटीजर 2 होता है, इनटू में 2 और इनटू में 2। मैंने तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। ये 3 कैसे आया ये आपको समझ में आ गया ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 3। तो बेटा ये जो नंबर आया है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, यानी अब ये फ्रैक्शंस में नहीं है, अब ये डेसिमल में नहीं है। तो बेटा इस मॉलिक्यूल का जो मैं एम्पिरिकल यानी जो सॉल्ट मैंने लिखा है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब बेटा फॉर्मूला मैंने लिया सोडियम। सोडियम यहाँ किस रेशियो में है बेटा 2 टाइम्स है, तो इसका रेशियो 2 हो गया, तो इसका मतलब 2 एटम प्रेजेंट है। फिर है बेटा सल्फर। सल्फर किस टाइम प्रेजेंट है बेटा 2। फिर बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने टाइम प्रेजेंट है बेटा 3। तो 2:2:3 जो मेरा रेशियो आया है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है और ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। तो ये जो है ये मेरा सॉल्ट है। इस सॉल्ट में ये एलिमेंट्स की परसेंटेज थी, तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया यहां से, सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट्स के नाम, फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन में दी गई परसेंटेज, फिर आप लिखेंगे उनके एटॉमिक मासेस, फिर आप लिखेंगे रेशियो। रेशियो में आपको क्या करना है, परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, जो भी आपका यहाँ पर रेशियो आए, परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास रेशियो आ जाएगा, परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास रेशियो आ जाएगा। यहां पर इन रेशियो में जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। सबसे छोटा यहाँ 1.266 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 1 आता है, इसको डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है। अब कभी भी सिंपलेस्ट नंबर जो रेशियो में होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, तो हमें इस फ्रैक्शन को होल नंबर बनाना है। या तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 2 लिख दूं, एक तरीका तो ये होता है, या फिर मैं इसको किसी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं। बेटा सूटेबल इंटीजर का मतलब है कि आप नेक्स्ट हायर को ले सकते हो। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 2 मिल गया। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 2 मिला। मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे 3 मिल गया। नाउ दिस वन बिकम्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो ये रेशियो है ये एक्चुअल में इनके एटम्स हैं, और मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं आराम से। चलिए बेटा पेज नंबर 1/75 पे एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2, हम उसको डिस्कस करते हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिसन वेरी केयरफुली। इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सोडियम मिला हुआ है 14.28%, ठीक है। सल्फर मिला हुआ है 9.92% और बेटा हाइड्रोजन मिला हुआ है 6.20%। इन्होंने एक और शब्द कहा है ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन का मुझे नहीं पता क्योंकि इन्होंने दे नहीं रखा, बट लिसन वेरी केयरफुली। जब भी हम कोई सॉल्ट बनाते हैं तो सॉल्ट एक्चुअल में कितना परसेंट होता है, खुद में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% में से ये कह रहा है कि आपको 4 एलिमेंट दिए गए हैं, 3 एलिमेंट आपके सामने हैं, तो चौथा क्या होगा, जबकि सॉल्ट क्या है 100%। तो आप ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल सकते हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला करवाया था ये उसी के अकॉर्डिंग होगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इन सब की परसेंटेज का टोटल किसमें से माइनस कर देंगे हम, 100 में से। तो 100 माइनस, इनको आप जोड़ लीजिए, 14 + 0.28 इज इक्वल प्लस में 6.20 कितना हो गया बेटा 20.48 है ना, 20.48 हो गया। 20 प्लस में 9.92 दैट इज लगभग 30
ये हो जाएगा 30.40 के नियर अबाउट। तो 100 में से आप इन सब का सम माइनस करके किसकी परसेंटेज निकाल पाओगे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया बेटा 69.90। ठीक है, इतना परसेंट हमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब क्वेश्चन को आगे समझते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड if all the atoms of hydrogen in the compound are present in combination with oxygen as water of crystallization. What is the structure of crystallization? The molecular mass of crystalline salt is 322. याद रखना, molecular mass कितना बोल रहा है? 322। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास। हम अपना फ्लो चार्ट या जो टेबल है वो बनाएंगे। यहां लिखे हमने एलिमेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर हमने लिखी परसेंटेज, फिर हम लिखेंगे एटॉमिक मास, फिर हम लिखेंगे मोलर रेशियो, फिर हम लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, फिर हम लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो ये हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिया और हमारे पास एलिमेंट्स हमारे सामने हैं। सीरियल नंबर 1 पे हमने रखा सोडियम को, 2 पे हमने रखा सल्फर को, 3 पे हमने हाइड्रोजन और 4 पे हमने ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए परसेंटेज की बात करते हैं। सोडियम है 14.28%, सल्फर है 9.92%, हाइड्रोजन है 6.20% और ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट किया था 69.90%। यहां तक बात सही है। फिर हम लिखते हैं एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। नाउ इट्स टाइम टू टेक मोलर रेशियो। क्या आपको अब ये समझ में आ गया कि हम मोलर रेशियो कैसे लेंगे? परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास है ना। अगर परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास लेते हैं तो हमारा जो रेशियो आया है वो 0.62 आया है। ऐसे ही 9.92 डिवाइडेड बाई 32, हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.31। फिर सिमिलरली 6.20 डिवाइडेड बाई 1, हमारा आंसर कितना आएगा? 6.20। एंड लास्टली 69.90 डिवाइडेड बाई 16 एंड व्हाट्स द रेशियो बिकम्स 4.35। इज इट क्लियर? अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा? सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला है हमने? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, हर किसी को उससे डिवाइड करना है जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है। आई होप दिस वन इज द लीस्ट वन। 0.62 डिवाइडेड बाई 0.31, ये एक्चुअली ट्वाइस होता है। 0.31 को 0.31 से ही करेंगे तो 1 हो जाएगा। 6.20 को 0.31 से करेंगे तो इट्स जस्ट सिमिलर टू 20 टाइम्स हो जाएगा। और बेटा 20 टाइम्स के बाद अगर हम 69.90 को 16 टाइम्स करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, सॉरी ये तो हम पहले लिख चुके हैं ना, ये आएगा 4.35 डिवाइडेड बाई 0.31, ये नियर अबाउट 14 टाइम्स आ जाएगा। क्या यहां पर आपको कोई फ्रैक्शन में दिख रहा है? नहीं, तो ये हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी है। दिस इज अवर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। नाउ हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, सोडियम के कितने एटम हो गए? 2, सल्फर का 1, हाइड्रोजन के 20 और बेटा ऑक्सीजन के 14। ठीक है, इसके अंदर हमें नहीं पता कि वाटर मॉलिक्यूल है या नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस। हम इसको एनहाइड्रस बोलेंगे। लेकिन ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैंने आपको कहा था कि हमें क्या पता होना चाहिए? हमें एन पता होना चाहिए।
एन क्या होता है बेटा, एन होता है मोलर मास बटे में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करने पर लगभग 322 ही आएगा। और मोलर मास हमारे क्वेश्चन में गिवन है 322 डिवाइडेड बाई 322, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो n क्या है, 1 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, Na2SH20O14। कितना रह गया, इतना ही रह गया ना एग्जैक्टली, Na2SH20O14। तो बेटा ये तो है एनहाइड्रस जिसके अंदर पानी नहीं है, लेकिन फिर क्वेश्चन कहता है कि इस फॉर्मूले में पानी जो है वो इसके साथ, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों साथ साथ हैं। अगर आप इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनाओगे, देखिए इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर Na2SO4.10H2O। ठीक है, देखो कैसे किया, सोडियम 2 के 2 थे, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 इंटू में 2 20 हो गए, 10 और प्लस में 4 कितने हो गए, 14। तो मैंने क्रिस्टलाइन फॉर्मूला बनाया जिसमें 10 वाटर क्रिस्टलाइन प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो है ये क्रिस्टलाइन यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है। ये एनहाइड्रस सॉल्ट था जिसमें वाटर मॉलिक्यूल तो थे लेकिन हमें उस फॉर्मूले में दिखाई नहीं दे रहे थे। सो नाउ रीअरेंज दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डाउट सेशंस में ले लेंगे। तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, आफ्टर दोज क्वेश्चंस, दोज न्यूमेरिकल्स, वी जस्ट स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको सुनने में लग रहा होगा जस्ट सिमिलर टू 10th क्लास होगा, 10th क्लास जैसा ही है क्योंकि वहां पर हम बैलेंसिंग का एक ही टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हम बाकी टाइप्स में से भी दूसरा टाइप ही डिस्कस करेंगे। बाकी 2 टाइप्स बेटा हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हमारे चैप्टर नंबर 8 में होंगे, अभी नहीं होंगे। अभी हम देखते हैं सबसे पहले हम बैलेंसिंग करते क्यों हैं, दूसरा बैलेंसिंग करने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, हम बैलेंसिंग करते क्यों। देखिए, जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं तो हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें पता नहीं चल पाता कि अगर हम किसी भी अमाउंट का रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, कितने अमाउंट का प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप लोग मोल से फैमिलियर हो, आप लोगों को पता है मोल क्या होता है। तो अगर आपको ये मालूम है कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किसी सब्सटेंस का, तो हाउ मच मोल ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, आपको ये नोन होना चाहिए। और ये तभी पता चलेगा जब आपको बैलेंसिंग आती होगी। सभी बच्चों को हिट एंड ट्रायल बहुत अच्छे से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हिट एंड ट्रायल के साथ साथ हमें और भी तो टाइप डिस्कस करनी है। अच्छा, जब बैलेंसिंग की जाती है तो बैलेंसिंग हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। इट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। मास हमेशा बराबर रहता है, और ये मास तभी बराबर रहेगा जब नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर रहेंगे। नंबर ऑफ एटम बराबर रहेंगे, सिमिलर एलिमेंट होंगे और उनका एटॉमिक मास बैलेंस होगा, तो सीधी सी बात है मास भी बराबर होगा। तो ये सारी चीजें फोकस करने के लिए हम बैलेंसिंग सीखते हैं। बेटा बैलेंसिंग जो है वो बेसिकली 4 तरह की होती है। पहली बैलेंसिंग होती है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है आप किसी सुटेबल इंटीजर को फेंक दीजिए रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन ने ग्रैब की, सभी एटम बैलेंस, इट मींस वी आर सक्सेसफुल, राइट। तो ऐसा एक मेथड है, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड बेटा, अब हम इस मेथड को करने वाले हैं, यानी अब जो हमें टॉपिक करना है वो पार्शियल इक्वेशन मेथड का है। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, आधा। इक्वेशन यानी आपकी रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है। पार्शियल इक्वेशन यानी कि इक्वेशन को टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तोड़कर फिर बैलेंस कीजिए, उसको बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन।
नंबर 3 बेटा जो हम सीखेंगे वो रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है बेटा वो ऑक्सीडेशन चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को याद हो 10th क्लास में या हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में +1 में भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र किया था। नहीं आता है कोई बात नहीं, ये हम हमारे यूनिट 8 में करेंगे तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे इसको। नंबर 4 होता है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड। ये नंबर 4 है टाइप मेथड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड। ऐसे नहीं बोलते हैं कि इसको भेज दिया। आपको मैंने या आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं ना। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। समवन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड समबडी कैन गेट्स या गेन्स इट्स इलेक्ट्रॉन। तो एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक बैलेंसिंग का तरीका होता है। तो यहां पर हमने ये 4 तरीके देखे। हम हिट एंड ट्रायल 10th क्लास में कर चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू डिस्कस हियर। हालांकि आपकी बुक में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, बट आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली। पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको डिस्कस करना है। पार्शियल इक्वेशन मेथड को जब हम बात करेंगे इसके बारे में, तो हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखने। पहला पॉइंट देखो, बेसिक चीजें सारी वही हैं जो 10th स्टैंडर्ड से ली हैं। भाई स्केलेटल इक्वेशन आना चाहिए, वर्ड इक्वेशन होनी चाहिए, स्टेट्स होने चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, बेसिक बातें वही हैं, वही रूल रेगुलेशन। राइट स्केलेटल इक्वेशन, वही पॉइंट है सेम। पहले किसी भी रिएक्शन का स्केलेटल इक्वेशन लिखिए। बैलेंस सिंपल इक्वेशन, जब आप उसको ले चुके हो तो आप ये ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड मासेस बराबर। इक्वेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों तरफ इक्वल, मतलब जब हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को ऑबे करती हो। कॉमन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, जितने रिएक्टेंट इधर हैं और वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस बात को श्योर करना है। ट्रीट स्टैंडर्ड ग्रुप एज एन आइटम, स्टैंडर्ड ग्रुप का मतलब होता है जो एलिमेंट्री कंडीशन में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जो हमें एलिमेंट से यानी एलिमेंट्री कंडीशन में एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, तो उनको भी आप कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको लीव करेंगे, नहीं, उनको भी आप कंसिडर करेंगे। नेवर चेंज दी फॉर्मूला, कितनी ही बैलेंसिंग में दिक्कत आई, फॉर्मूला अपने अकॉर्डिंग नहीं बदलना है। हम उसको हाफ कर रहे हैं तो हमें ये देखना है हाफ करते वक्त क्या होगा। एक और बात को आप ध्यान रखेंगे, इंटरमीडिएट, थोड़ा सा ध्यान यही देना है कि यहाँ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो बेटा बहुत शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, बहुत छोटी जिंदगी होती है, तुरंत खत्म हो जाते हैं। ये शॉर्ट लाइव्ड इंटरमीडिएट हमें दिखाई नहीं देते कभी भी मेन रिएक्शन में, लेकिन जब हम स्टेप वाइज उस रिएक्शन को कर रहे होते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इन इंटरमीडिएट्स की लाइफ बहुत छोटी होती है। तो बेटा अभी एक बार इसको लिख लीजिए, तब तक हम एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए बेटा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारा पीबीएस जब ओजोन से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स PbSO4। ठीक है, PbSO4 बना रहा है। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस नहीं करना है, इसको पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस कर। चलिए हम सबसे पहले एक चीज यहां पर देखेंगे कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं। 2 रिएक्टेंट में से जो सबसे पहले ब्रेकअप हो सके, जो सबसे पहले टूट सके, जो रिएक्टिव हो, हम पहले उसको पकड़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम पकड़ रहे हैं स्टेप 1। मुझे पता है कि पीबीएस नहीं ब्रेक होगा, मैं ओजोन को लेकर आई। ओजोन बेटा ब्रेक होकर इन चीजों में टूटता है, नेसेंट ऑक्सीजन। इस ब्रैकेट में ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये बेटा बहुत रिएक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है और बहुत ही शॉर्ट लाइव्ड होती है, शॉर्ट लाइव्ड है और ये एक्ट एज इंटरमीडिएट की तरह काम करती है। कभी कभी यहाँ पर ऑक्सीजन अगर मान लो नहीं भी मिले, नेसेंट ऑक्सीजन,
तो वहां पे नेसेंट हाइड्रोजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार नेसेंट ऑक्सीजन ही हमें मिले, नेसेंट हाइड्रोजन भी हमारे साथ हो सकता है, एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। चलिए ऑक्सीजन, इस ओजोन ने, इसको ओजोन बोलते हैं, दिस इज योर ओजोन, ओजोन ने हमें ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन दी। अब हमारा दूसरा रिएजेंट इस नेसेंट का यूज करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन का यूज, क्योंकि हमारा पहला रिएजेंट हमें वो चीजें प्रोवाइड करेगा जो दूसरा यूज कर सके। तो हमारे दूसरे रिएजेंट ने, पीबीएस ने नेसेंट का यूज कर लिया, बनेगा वही जो प्रोडक्ट साइड लिखा है, कोई नई चीज नहीं बनेगी, ये तो हमें पता है कि यही बनना है। देखो बेटा, आपको मैंने पॉइंट्स में भी लिखवाया है कि ना तो रिएक्टेंट बदलेंगे ना प्रोडक्ट बदलेंगे, लेकिन बीच में जो घट रहा है वो हमें कभी नहीं दिखाई देता। हम इन स्टेप्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप। अब आप देखो, मुझे इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को खत्म करना है, तो मैं इस ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूंगी? सबसे पहले मुझे यहाँ हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी? 4। ये पूरी रिएक्शन मेरी हिट एंड ट्रायल से बैलेंस है, लेकिन मुझे बेटा इसको खत्म करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी तो बैलेंस करना है। 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये नेसेंट भी क्या हो गई? 4 हो गई। बेटा जब इक्वल चीजें एरो के डिफरेंट साइड हो जाती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं, और एरो के सेम साइड हो जाती हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है। इक्वल चीजें अगर एरो के डिफरेंट साइड हैं, जैसे आप लोग मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं, 2x उधर है 2x उधर, दोनों प्लस के हैं तो बेटा कट जाएंगे, इज इक्वल टू के अगर ऑपोजिट साइड है। अगर दोनों ही 2x ऊपर नीचे 2x नीचे है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो बेटा जुड़ जाएंगे, माइनस हो रहे हैं तो घट जाएंगे। ये दोनों एरो के बिल्कुल विपरीत दिशाओं में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको मैं यहां लाऊंगी तो ये अपना साइन बदल लेगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब बेटा 4 से मल्टीप्लाई इसका भी हो गया, 4 से मल्टीप्लाई इसका भी हो गया कि नहीं? जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरा काम क्या है? ओवरऑल रिएक्शन लिखना। यहां पर कितने? यहां पर तो बेटा मैंने लिख लिया पीबीएस, ऐसा ही मेरे क्वेश्चन में था। फिर मुझे मिल गए बेटा 4 ओजोन, ठीक है। फिर बेटा मुझे मिले 4 O2, और मुझे कौन मिला? इसके साथ में O2 भी लिखना है। फिर और मुझे क्या मिला बेटा? PbSO4, ये PbSO4। तो बेटा अब जो मुझे रिएक्शन मिली है, दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन। सिर्फ करना क्या है? ऐसा इंटरमीडिएट चूज करना है जो फाइनल रिएक्शन और स्टार्टिंग वाली रिएक्शन में कहीं नहीं था, बस वो बीच में कुछ समय के लिए आया था क्योंकि वो शॉर्ट लाइव्ड है और फिर वो खत्म हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका फॉस्फोरस प्लस HNO3, ठीक है। क्या बना रहे हैं? H3PO4। ध्यान देना, आपका क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता। NO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन है, ठीक है। ना तो मेरा प्रोडक्ट बदलेगा ना मेरा रिएक्टेंट बदलेगा, सिर्फ जो मिडिल टर्म्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब मैं स्टेप 1 लेती हूं। आप स्टेप 1 के तौर पर उसी को लेंगे जो रिएक्शन कर सके। जैसे मैंने फॉस्फोरस को ले लिया, अकेला फॉस्फोरस क्या रिएक्शन करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो मैं पहले स्टेप में किसको लूं? HNO3 को लेती हूं। HNO3 मुझे क्या देगा बेटा? HNO3 मुझे रिएक्शन में क्या देगा? NO2 देगा, मुझे वाटर देगा, और बेटा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, नाइट्रिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन मिल गई। अब नेसेंट ऑक्सीजन का यूज हम किस में करें? देखो नेसेंट ऑक्सीजन का यूज हमें करना है तो हम क्या करेंगे? हम स्टेप नंबर 2 लेंगे। स्टेप नंबर 2 हमने लिया, हमारा दूसरा रिएजेंट कौन है? P। बेटा नेसेंट ऑक्सीजन का यूज इसने कर लिया, इसने बनाया P2O5। अब एक बात गौर से देखना, क्या P2O5 इस रिएक्शन में कहीं है? नहीं है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। चलिए नहीं चाहिए तो ये बना ली हमने स्टेप नंबर 3। हमने P2O5 की रिएक्शन करवा दी बेटा वाटर से। वाटर ने क्या बनाकर दे दिया? H3PO4 बनाकर दे दिया, ठीक है। अब ये 3 रिएक्शन हमें मिली हैं।
इन 3 रिएक्शंस में से हमारी मेन रिएक्शन में कौन कौन नहीं है? नेसेंट नहीं है, P2O5 नहीं है। हमें ये दोनों चीजें यहां से खत्म करनी है। चलिए सबसे पहले हर एक रिएक्शन को हम हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं बेटा? 2। पहले यहां बैलेंस करते हैं। कितनी ऑक्सीजन है? 5। मैं यहाँ 5 लिख दूं, मैं यहाँ 2 लिख दूं। अब मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं ऊपर वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 2 से। ध्यान देना, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर रही हूं। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 2 6, 4 5 और 6, ये बैलेंस थी। अब क्या हो गया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी वेट करो, 5 से मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है? 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 नेसेंट को कट कर रहा है। ठीक है, इट्स ओके। अब इधर देखते हैं, P2 इधर तो 1 ही है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। यहां पर कितना है? 2। यहां कितना हो गया? 6, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। यहां कितना है? यहां कितना हो गया? 5। यहां कितना हो गया? 8 और 2 4 8। अब ये बैलेंस हो गया। यहां P2O5 से ये P2O5 भी कट गया। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने की बारी आ गई। सबसे पहले मैं लिखूंगी 2P, फिर किसको लिखा मैंने? 2HNO3, फिर मैंने किसको लिखा? देखो इसके सामने वाला है कि ये तो कैंसिल हो गया, फिर ये बचा, फिर मैंने लिखा 2H3PO4। एक बात और ध्यान से सुनो, इधर वाटर नहीं है लेकिन मेरा वाटर यहां आया हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन लेते हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, इधर कितने हैं? 3। मैंने आपको क्या बताया था? ऑपोजिट साइड वाली चीजें उधर जाकर माइनस हो जाती हैं। 5 में से 3 मॉलिक्यूल घट गए तो मुझे कितने मॉलिक्यूल बैलेंस में मिल गए? 2 वाटर मॉलिक्यूल। जिस तरफ ज्यादा बचते हैं वही वहां पर लिखे जाते हैं। अब इसके बाद और कौन बच गया? 2N2O, 2NO2 बच गया। अब थोड़ा सा मैच करो, क्या ये रिएक्शन इस रिएक्शन जैसी है? बिल्कुल है, सिर्फ हमने इसको क्या कर दिया? बैलेंस। अब हमने इसको बैलेंस कर दिया, क्या तुमने ध्यान दिया है? यहां भी 2 लिखा है, यहां भी 2 लिखा है, यहां भी 2 और यहां भी 2 और यहां भी 2। अगर मैं इन सब को 2 को कॉमन लेकर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस बोली जाएगी ना। तो इस रिएक्शन को मैंने स्टेप में दिखा दिया, लेकिन ये रिएक्शन क्या थी? ऑलरेडी बैलेंस। तो इस तरीके से मुझे स्टेप में ये रिएक्शंस बैलेंस करनी है। उसके लिए मुझे हो सकता है ये चीजें पता नहीं हो, स्टार्टिंग में मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई कि भैया ये कहां से आता है। उसके लिए आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं ऐसा रिएजेंट चूज करूं जो ऑक्सीजन देने की कैपेबिलिटी रखता हो या हाइड्रोजन देने की ताकत रखता हो। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना बेटा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलेंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो आपको H देते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, डेफिनेशंस आपने 10th स्टैंडर्ड में की हुई है, वो आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो जहां पर हाइड्रोजन आपको ज्यादा दिखेगा वो क्या देगा? H देगा। जहां ऑक्सीजन आपको ज्यादा दिखाई देगी वहां क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस तरीके से हम इनको स्टेप वाइज बैलेंस कर सकते हैं। एक बार आप इनको लिख लीजिए, मैं एक एग्जांपल और करवा देती हूं। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है पर इतना मुश्किल है नहीं, इसमें भी ऐसे ही हमें बांटना है। हमें भी यहाँ पर 2 रिएजेंट्स को यूज करना है बेटा। ये हमेशा मीडियम होता है, ये मीडियम कहलाता है। मीडियम यानी कि हम किस माध्यम से इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, ये आगे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं स्टेप 1। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने पहला रिएजेंट उठाया, मैंने आपको बताया था जहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 जब मीडियम में रिएक्शन करेगा यानी H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनमें दो एलिमेंट हैं, वहां पर जो दूसरे एलिमेंट 2 आपको दिखाई दे रहे हैं कॉमन, वो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या बन गया? K2SO4 बन गया, MnSO4 बन गया, वाटर बन गया क्योंकि यहां पर भी H है। और बेटा ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कौन बनेगा?
नेसेंट। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमने किया स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड, वो नेसेंट ऑक्सीजन याद रखनी है आपको। नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अब आप आते हैं स्टेप सेकंड में। FeSO4 की रिएक्शन फिर से मीडियम में करवानी है H2SO4, लेकिन नेसेंट हमारी मेन रिएक्शन में नहीं है, तो इसको खत्म करना है, हम यहां लेकर आएंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, Fe2SO4 होल थ्राइस। बेटा जो एलिमेंट आपके रिएक्टेंट साइड होंगे वही एलिमेंट आपके प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। Fe2SO4 होल थ्राइस, यहां पर भी हाइड्रोजन है तो वाटर जरूर बनेगा। अब हमारा मेन मकसद है इस नेसेंट को यहां से रिमूव करना। नेसेंट को रिमूव करने के लिए पहले हम पूरी रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे। 2 आयरन 2 आयरन, 2 सल्फेट 2 और 1 3 सल्फेट 3 सल्फेट, 2 हाइड्रोजन, बची 1 ऑक्सीजन तो 1 ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को बैलेंस करके देखते हैं। 2 KMnO4 कर दिया तो यहां पर भी 2 लिखना पड़ा हमें। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज। ठीक है बेटा, सल्फेट कितने हो गए 1 है, तो यहां पर सल्फेट हो गए बेटा 3, तो इसके सामने क्या लिखूं 3 लिख देती हूं। 3 2 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए बेटा, 3 2 6 लिख देते हैं। यहां पर ऑक्सीजन कितनी हो गई बेटा 8 हो गई, यहां कितनी हो गई 3, तो हमें कितनी चाहिए बेटा 5 चाहिए। मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो इस पूरी रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, ताकि नेसेंट नेसेंट के क्या हो सके बराबर। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगी। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे बेटा, मैंने यहां से लिखा 2 KMnO4, ठीक है, फिर मैंने लिखा 2 FeSO4, फिर मैंने लिखा यहां पर कितना है बेटा 5 + 3 8 H2SO4, फिर मैंने लिखा K2SO4, फिर मैंने लिखा 2MnSO4, 5 + 3 8 H2। तो बेटा ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन जो पार्शियल मेथड से बैलेंस की गई है। आई होप मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवा दिए, आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि मुझे पार्शियल इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है। आप इस टॉपिक को, इस इक्वेशंस को करके कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। टिल देन राइट डाउन दिस।